न्यूम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम CIT एक्सक्यूशन बैंक जो इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन थ्योरी लेवल फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखते हैं, शुष्क रसायन, जल, फोम, सोडा एसिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शुष्क रसायन, ए। राइट आंसर है इसका ए। हमेशा ध्यान रखें, विद्युत जो अग्नि होती है, विद्युतीय उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क रसायन, शुष्क पाउडर, हेलोन टाइप आदि का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको चाहिए, तो ऑप्शन देखते हैं, बहुत तेजी से काम करना, बी सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना, सी गीले बूट पहनना, डी काम पूरा होने के बारे में सोचना। तो अतः क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सभी लिखित, बी। इसका राइट आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो निर्देश दिए हुए हैं उन सभी को हम पढ़ने चाहिए, उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार पालन करना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन, विद्युत के माध्यम से बहती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, चालक, कुचालक, अधातु, ये सभी। तो विद्युत धारा किसके माध्यम से बहती है? इसका राइट आंसर होगा चालक के माध्यम से बहती है, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन देखिए, ए ओम का नियम, बी गॉस का नियम, सी फैराडे का नियम, डी कूलाम का नियम। जो सेल बैटरी होती है उनमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम होता है वो होता है फैराडे का नियम। इसका राइट आंसर है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होती है। जो लेड एसिड सेल होता है, शीशा संचायक सेल, उसमें हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, नेगेटिव प्लेट, धनात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट, ना ही ऋणात्मक प्लेट ना ही धनात्मक प्लेट। तो इसका राइट आंसर है ये होती है नेगेटिव प्लेट पर, ए। हमेशा ध्यान रखें, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो होती है ऋणात्मक प्लेट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? तो इसमें एक्टिव मटेरियल बताना है जो लेड एसिड सेल में होते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं, स्पंजी लेड, लेड पेरोक्साइड, तनु H2SO4, ये सभी। तो बेसिकली लेड एसिड सेल में सभी को देखा जाता है, ये सभी एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। SWG का पूर्ण रूप क्या है? तो SWG का पूर्ण रूप होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए ऑप्शन, पानी डालकर, अर्थ प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कई श्रेणियों का संयोजन द्वारा, डी अर्थिंग प्लेट की गहराइयों को कम करके। तो इसका राइट आंसर होगा पानी डालकर हम अर्थ प्रतिरोध को कम कर सकते हैं।
तो दूसरा ऑप्शन है अर्थ प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर। अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर नहीं बल्कि बढ़ाकर ही प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। और इसमें लास्ट ऑप्शन है अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके नहीं, अर्थिंग प्लेट की गहराई को बढ़ाकर ही कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया इसका पानी डालकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति होगी, ऑप्शन देखिए, 0, 3 के फैक्टर में बढ़ेगी, 3 के फैक्टर में घटेगी या 5 के फैक्टर में बढ़ेगी। यदि डेल्टा संयोजित सर्किट होता है, जो होता है एक बंद सर्किट होता है, जिसमें से यदि एक ओपन हो गया है तो कुल शक्ति कितनी होगी? ये होगी 3 के फैक्टर से घटेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा होगी। तो न्यूट्रल धारा होती है, ऑप्शन देखिए, ए 0, बी है अधिकतम 1/3, सी है अधिकतम 2/3, डी है अधिकतम। यदि तीन फेज प्रणाली में यदि लोड संतुलित है, ये होता है लोड संतुलित है, ये होता है स्टार में, तो यहाँ पे एक होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो आई धारा होगी वो कितनी होती है? 0 होती है। तो आई धारा होगी न्यूट्रल में, संतुलित होने पर न्यूट्रल में धारा होगी 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का क्या तात्पर्य है? जो विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। देखो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पॉलीवाइलिन क्लोराइड, बी है पॉलीवाइलिन क्लोरेट, सी है पॉलीवाइलिन क्लोरीन, डी है पॉलीवाइलिन क्लस्टर। तो इसका राइट आंसर हो गया ए पॉलीवाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत में उपयोग किया जाता है। जो डायनेमिकली होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो किस में होता है? तो देखिए ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मर, चौक, जनरेटर, थर्मोकपल। ये होता है जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, इनमें होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? जनरेटर, सी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बने होते हैं। जो डीसी जनरेटर होता है उसका फील्ड कॉइल किसका बना होता है? ऑप्शन देखिए, अभ्रक, कार्बन, ढलवा लोहा, तांबा। हमेशा फील्ड कॉइल तांबे के ही बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर संचालन के लिए सामान्य पसंद किए जाने वाले जनरेटर है। तो हमेशा ध्यान रखिए, समांतर प्रचालन के लिए सामान्य जो जनरेटर उपयोग किया जाता है वो होता है संट प्रकार का। जो कौन सा होता है? संट प्रकार के जनरेटर का उपयोग हमेशा समांतर प्रचालन के लिए ही किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब डीसी मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति, ऑप्शन देखते हैं, आनुपातिक रूप से बढ़ती है, स्थिर रहती है, थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी घट जाती है। तो हम जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, डीसी मोटर की गति हमेशा, डीसी शंट मोटर है उसकी गति हमेशा घट जाती है। और जो ऐसे माना जाता है शंट मोटर की गति एक नियत गति होती है, लेकिन ये लोड बढ़ाने पर, ज़्यादा लोड बढ़ाने पर क्या हो जाती है? थोड़ी सी घट जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है?
जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी लोकोमोटिव जो होते हैं उसके अंदर कौन सी की जाती है मोटर? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में की जाती है डीसी सीरीज मोटर। हमेशा ध्यान रखें, लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी? तो ऑप्शन देखिए, शंट मोटर, सीरीज मोटर, संचय योगिक मोटर और एक होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इनमें से कौन सी मोटर जब चलती रहती है तो उस पर लोड हटा दिया जाता है, तो कौन सी मोटर ऐसी है जो उच्च गति पर प्रचलित होगी? वो होगी डीसी सीरीज मोटर। राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। HPMB लैंप का पूर्ण रूप क्या है? HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, या हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, हाई परफॉर्मेंस मर्करी वेपर लैंप, या फिर हाई परफॉर्मेंस मर्करी वेपर लैंप। तो इसका राइट आंसर है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है? तो उच्च आवृत्ति पर संधारित्र किस रूप में काम करता है? देखिए, एक ऑप्शन है ओपन परिपथ, खुला परिपथ, ओपन सर्किट, बी है शॉर्ट सर्किट, सी है एम्पलीफायर की तरह, डी है रेक्टिफायर की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह है काम करता है। जब उच्च आवृत्ति के रूप में काम करता है तब वह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणक शून्य होता है? तो ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, प्रेरकत्व और धारिता। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रतिरोध का जो शक्ति गुणक होता है वो इकाई शक्ति गुणक होता है, और प्रेरकत्व और धारित्र दोनों का ही शक्ति गुणक शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है। सर्किट को बनाने वाले 4 समान मूल्य श्रेणी के प्रतिरोध में से प्रत्येक कौन कितने वाट का होगा? तो देखिए, इसमें सर्किट में कुल शक्ति बता रखा है 12 वाट है। तो सर्किट को बनाने वाले 4 समान मूल्य के हैं जो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध में से प्रत्येक कितने वाट का होगा ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक 3 वाट का। इसका राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। तो इसका राइट आंसर है एसी वोल्टेज को घटाता है वह बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेप चेंजर आमतौर पर में लगाया जाता है। जो टेप चेंजर होते हैं वो ट्रांसफार्मर में कौन से ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है पावर ट्रांसफार्मर, बी है अर्थिंग ट्रांसफार्मर, सी है करंट ट्रांसफार्मर, डी है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। हमेशा जो टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है वो होता है पावर ट्रांसफार्मर में। तो राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? हमेशा ध्यान रखें, आर्क वेल्डिंग जहाँ भी होती है वहाँ पर क्या होता है, हाई करंट का उपयोग किया जाता है। तो हाई करंट हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देता है, जिसमें वोल्टेज का मान कम व करंट मान अधिक हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मल्टीमीटर को मापता है। एक मल्टीमीटर को मापता है। ऑप्शन देखिए, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और डी प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर है मल्टीमीटर धारा मापता है, वोल्टेज मापता है, प्रतिरोध मापता है। 25 में सी। और इसमें ऐसे भी पूछा जाता है मल्टीमीटर किसको नहीं मापता है, उसमें धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, आवृत्ति ऐसे दिया जाता है, तो उसमें आवृत्ति को मल्टीमीटर नहीं मापता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों का स्केल है। ए है यूनिफॉर्म, बी है नॉन यूनिफॉर्म, सी है निचले सिरों पर कंपेक्ट, डी है बीच में क्राउडेड। तो जो पीएमएमसी होता है इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका हमेशा जो उपकरण का जो स्केल होता है वह होता है यूनिफॉर्म में। इसका राइट आंसर है ए, यूनिफॉर्म। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। अब ट्रांसफार्मर भाग में से क्वेश्चन आया है, उसमें बताना है कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है कम्यूटेटर, बी है रेडिएटर, सी है टैप चेंजर, डी है कंजर्वेटर टैंक। तो हमेशा ध्यान रखें कम्यूटेटर ही इसका राइट आंसर है ए। जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी मोटर, जनरेटर आदि में उपयोग किया जाता है, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें रेडिएटर, टैप चेंजर, कंजर्वेटर टैंक हमेशा मेन टैंक के ऊपर होता है, टैप चेंजर हमेशा वाइंडिंगों पर की जाती है, और रेडिएटर ये ट्रांसफार्मर की बॉडी के बाई भाग से भी लगी हुई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रतिदीप्ति से संबंधित है। ये बताना है जो इल्यूमिनेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है व्युत्क्रम वर्ग नियम, बी है लैम्बर्ट कोसाइन नियम, सी है व्युत्क्रम नियम व लैम्बर्ट कोसाइन नियम, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्युत्क्रम नियम और लैम्बर्ट का कोसाइन नियम। ये दोनों ही इल्यूमिनेशन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। ऑप्शन देखिए, सोडियम वेपर लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप, सी है आर्क लैंप, डी है उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे कि गैस डिस्चार्ज जो लैंप होता है वो होता है सोडियम वेपर लैंप। तो इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टल डायोड में होता है, जो एक क्रिस्टल डायोड होता है उसमें होता है। ऑप्शन देखिए, 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, 4 पीएन जंक्शन। हमेशा ध्यान रखें क्रिस्टल डायोड में 1 पीएन जंक्शन होता है। राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर को एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण परतों की संख्या होती है। एक ट्रांजिस्टर में जो रिक्तीकरण होती है मतलब डिफ्लेक्शन लेयर, वो की संख्या बताना है। कितनी डिफ्लेक्शन लेयर होती है। ऑप्शन देखिए, 4, 3, 1, 2। तो हमेशा ध्यान रखें 2 डिफ्लेक्शन लेयर होती है। एक होती है ईबी, एक होती है ईबी, वह दूसरी होती है सी और बी, एमीटर बेस, कॉमन बेस, पीबीसीबी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट है।
फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट है वो बताना है। जब हम जो रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें यदि फिल्टर नहीं लगाए तो आउटपुट कैसा प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज AC, स्मूथ DC, पल्सेंटिंग DC, 60 हर्ट्ज AC। तो हमेशा ध्यान रखें जब फिल्टर नहीं लगाते हैं तो पल्सेटिंग DC ही प्राप्त होता है। ये एक प्रकार से शुद्ध DC नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है सी। तीन फेज प्रेरण मोटर का रोटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का हो सकता है। जो तीन फेज प्रेरण मोटर होती है उसका रोटर किस प्रकार का हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन ए स्क्विरल केज प्रकार का, बी है तीन फेज वाइंडिंग युक्त, सी है स्क्विरल केज प्रकार तथा तीन फेज वाइंडिंग युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा राइट आंसर इसका है सी। स्क्विरल केज और तीन फेज वाइंडिंग दोनों ही हमें देखने को मिलती है तीन फेज प्रेरण मोटर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की तीन फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। तो रोटर की संरचना के आधार पर बताना है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर होती है वो कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑप्शन स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, बी है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, सी है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर तथा स्लिप रिंग प्रेरण मोटर दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर होगा जो थ्री फेज प्रेरण मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर और स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। इस ऑप्शन देखिए, इसके स्लॉट में तीन फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, सही है। बी ऑप्शन देखिए, इसके स्लॉट में तीन फेज वाइंडिंग को स्टार अथवा डेल्टा में संयोजित किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। सी देखिए, इसके स्टेटर को तीन फेज सप्लाई से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो गया सभी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या होता है। तो इसे बोलते हैं, ऑप्शन देखिए, स्लिप स्पीड, रोटर स्पीड, मोटर स्पीड या आंशिक गति। तो इसका राइट आंसर है ए स्लिप गति। ये होती है NS माइनस NR होती है, इसे बोलते हैं एस स्लिप, एस के बराबर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डाइवर्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन स्टार्टर, डी है डायरेक्ट ऑन स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसे DOL स्टार्टर के रूप में जाना जाता है। ये डायरेक्ट तीन फेज में से डायरेक्ट मोटर को सप्लाई देता है। तो चलो इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रिले मोटर स्टार्टर में जोड़ा जा सकता है। तो कौन सा रिले मोटर के स्टार्टर में जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, बी है थर्मल ओवरलोड रिले, सी है मैग्नेटिक ओवरलोड रिले अथवा थर्मल ओवरलोड रिले दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिले मोटर स्टार्टर में हमेशा मैग्नेटिक ओवरलोड रिले तथा थर्मल ओवरलोड रिले दोनों देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलिंग फैन में सामान्यतः की एक फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं जो सीलिंग फैन लगा हुआ होता है अपनी छत पे लगा होता है, उसमें हमेशा एक परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा होता है, उसे हम
परमानेंट कैपेसिटर प्रकार की मोटर के बोलते हैं, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर हो गया है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, बी है ओम के नियम पर, सी है एम्पियर के नियम पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्टरनेटर का प्रकार है? तो ऑप्शन देखिए, कितने प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, बी है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, सी है थ्री फेज अल्टरनेटर, डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में जोड़ा जाता है। तो एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल से उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए, स्लिप रिंग, स्टीयरिंग, बेयरिंग, यूनिवर्सल मोटर। हमेशा स्लिप रिंग के द्वारा ही जो अल्टरनेटर की आर्मेचर कॉइल से उत्पन्न होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको स्लिप रिंग के द्वारा टर्मिनलों पर लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन देखिए, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के रूट गुणा 3। तो यही राइट आंसर है ए। और एक प्रकार से ऐसे भी बोला जाता है, जो स्टार होता है उसमें होती है लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखिए। और जो फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज का रूट 3 होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। और इसमें बोला है जो लाइन वोल्टेज है वो होगी रूट 3 फेज वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुल्यकालिक मोटर निम्न में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन देखिए, ए एनएस बराबर 120 एफ बटा पी आरपीएम, बी है एनएस बराबर 120 पी बटा एफ आरपीएम, सी है एनएस बराबर 1200 पी अपॉन एफ आरपीएम, और एनएस है 1200 पी अपॉन एफ आरपीएम। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, जो ऊर्जा होती है वो होती है एनएस बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो एफ होती है आवर्ती, पी होती है पोलों की संख्या, एन है बराबर इसकी गति, सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो गया एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर में एक्साइटेशन के साथ आर्मेचर करंट में परिवर्तन को कहा जाता है। जब तुल्यकालिक मोटर में एक्साइटेशन होता है और आर्मेचर में जो करंट होते हैं, करंट में जो परिवर्तन होता है, तो उसे बोला जाता है विवक्र। हमेशा ध्यान रखें, विवक्र बोला जाता है। राइट आंसर ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमेशा आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन करंट में एक ग्राफ होता है, उसे विवक्र के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है? तो ऑप्शन देखिए, अभ्रक, टीन, सीसा, पारा। तो इसका राइट आंसर है अभ्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो एक जो स्लिप्ड फेज होती है, जो फेज युक्त मोटर होती है, उसमें जो कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो इसका मतलब ये है, जो पतले तार से वाइंडिंग बनेगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। नहीं, सॉरी, जिसका प्रतिरोध पतले तार की बनेगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है, रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और कम प्रतिरोध की बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग कहलाती है? जो मेन वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? उसे बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, कम प्रतिरोध की होती है, तो उसे बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। इसे मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिरों को आसानी से पहचानने के लिए, तारों के एक सिरों को आसानी से पहचानने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, वायर फेरूल, बी है क्रिम्पिंग टूल, सी है रेसवे, डी है स्लीव। तो इसका राइट आंसर है ए, 5 वायर फेरूल। हमसे ध्यान रखें, वायर फेरूल ही तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लीव्स के लिए सत्य है? ऑप्शन देखिए, इसमें बिजली के तार या केबल समूह डाला जा सकता है, बिल्कुल राइट है। ये घर्षण, गर्मी और रासायनिक भौतिक क्षति व रेडियो हस्तक्षेप से तारों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्युत इंसुलेशन और तारों को आसानी से पहचानने में सुनिश्चित करता है, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सभी हो जाएगा, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसका राइट आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले ऐसे ही 50 क्वेश्चन और आएंगे, तो वो क्वेश्चन कल लेके आएंगे। तो आज 50 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन हो पाया है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।